आज हम लोग एक नया डेरिवेशन देखेंगे। देखिए डेरिवेशन जो होता है इसको दो तरह से पूछा जा सकता है, रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस या प्रूव दैट μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई आर। ऑप्टिक्स का डेरिवेशन है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये डेरिवेशन आप अच्छा से कर पाइएगा तो इसके बाद सेम इसी से रिलेटेड है और लेंस मेकर फार्मूला उसको भी कर लेंगे, ठीक है ना। आसान है, देखो बोर्ड पे ध्यान दो, आराम से समझ में आ जाएगा। देखो उसके लिए सबसे पहले ध्यान देना, सबसे पहले क्या करना कि एक कर्व सरफेस ले लो। एक कर्व सरफेस ले लिए, इस कर्व सरफेस के मिड पॉइंट को हम क्या बोलते हैं तो पोल बोलते हैं। इस पोल से हम क्या करेंगे, एक प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। अब क्या कीजिए कि ये दोनों अलग अलग मीडियम है। इसका मीडियम मान लीजिए क्या है μ1 है और इसका मीडियम क्या है μ2 है, ठीक है। कुछ समय के लिए मान लेते हैं कि ये मीडियम जो है रेयर है, सॉरी कुछ समय के लिए मान लेते हैं कि ये जो मीडियम है मतलब μ2 का रिफ्रैक्टिव ज़्यादा है किससे, μ1 का। अगर μ2 का रिफ्रैक्टिव ज़्यादा होगा μ1 से तो इसको हम डेंसर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डेंसर। और इसको हम क्या बोलेंगे, रेयर। क्लियर है। अब हम देखो इसको प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, सबसे देखो आसान प्रूफ तभी हो सकता है कि ऑब्जेक्ट का साइज छोटा ले लो। जब ऑब्जेक्ट छोटा होगा तो इमेज छोटा बन जाएगा, ठीक है। तो हमेशा प्रूफ करने के लिए बात ध्यान में रखना चाहिए कि ऑब्जेक्ट जो होगा हमेशा रेयर की तरफ होता है। तो इस तरफ हमने क्या ले लिया, एक ऑब्जेक्ट ले लिया। मान लीजिए तो आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट है तो यहाँ से रे चलेगी, तो जैसे यहाँ से रे ऐसे ट्रेवल करेगी, यहाँ से देखिए जैसे यहाँ से रे लाए, इंसिडेंट रे इसको बोलते हैं। जैसे यहाँ सरफेस पे मिला तो आप जानते हैं कि जब रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो वहाँ पर हम नॉर्मल डालते हैं। हम प्लेन मिरर में हम पढ़े थे कि जैसे मान लो रे को अगर इंसिडेंट कराते हैं किसी सरफेस पे तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, एक नॉर्मल डालते हैं, नॉर्मल डालते हैं। सेम कहानी है, ये प्लेन मिरर है और वहाँ पे कर्व सरफेस, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी क्या कीजिएगा, आप एक नॉर्मल डालिए। ये जो नॉर्मल डालेंगे, ये नॉर्मल को आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये नॉर्मल जाकर मिलेगा कहाँ से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अब देखिए ये जो रे ऑफ लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है, रेयर से डेंसर में। और आप पढ़े हैं कि जब रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर में जाती है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, मतलब रे ऑफ लाइट जो होता है सीधा नहीं जाएगी, किस तरफ बैंड हो जाएगी, नॉर्मल की तरफ। तो इधर जहाँ नॉर्मल, मतलब रे ऑफ लाइट सीधा ना जाकर डेंसर के नॉर्मल की तरफ बैंड होगी। डेंसर का नॉर्मल ही ना है, मतलब नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाएगी, इधर बैंड होकर। और जहाँ पे रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पर कट करेगा वहाँ पे हम उसको क्या बोलेंगे, इमेज। क्लियर है यहाँ तक। देखिए क्या किया गया, यहाँ से एक रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट कराया गया है सरफेस पे, और जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाती है तो वहाँ पे हम नॉर्मल डालते हैं। इस नॉर्मल कहाँ से पास करेगा, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा। रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर में जा रही है तो कहाँ बैंड हो जाएगी, टुवर्ड्स दी नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बैंड होकर प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट को कट करेगी उसको हम बोलेंगे इमेज। अब देखिए यहाँ पे इस पॉइंट को मान लेते हैं क्या है, एम। अब क्या हुआ, अब जानते हैं कि नॉर्मल से ए एंगल बनता आई, जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए तो इसको हम बोलते हैं आर। ए एंगल हमेशा किससे बनता है, ध्यान रखना किससे बनता है, तो नॉर्मल से बनता है। सेम कहानी यहाँ भी तो ही हो सकता है कि एंगल कितना बनेगा, आई, और एंगल कितना बनेगा, आर, ठीक है यहाँ तक। अब देखो यहाँ पे तुमको एक छोटा छोटा एंगल दिखाई दे रहा है, एक ये एंगल है और एक यहाँ पे एंगल है और एक यहाँ पे एंगल है। इस एंगल को क्या कीजिए, मान लीजिए कुछ इस एंगल को मान लेते हैं अल्फा और इस एंगल को बीटा, इस एंगल को बीटा मान लेते हैं और इस एंगल को गामा। अल्फा बीटा गामा, किसी को अल्फा किसी को बीटा किसी को गामा मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्या है कि ऑब्जेक्ट का साइज छोटा होने से एंगल भी छोटा है, तो मतलब अल्फा बीटा गामा बहुत छोटा एंगल है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इस बात को कि अल्फा बीटा एंड गामा आर वेरी स्मॉल एंगल, बहुत छोटा एंगल है। और जो एंगल बहुत छोटा होता है वो क्या, कौन सा रे कहलाता है, दैट इज पारा एक्सियल रे। हम यहाँ पे मान लेंगे कौन सा रे है, दैट इज पारा एक्सियल रे। पारा एक्सियल रे वो रे होता है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है, ठीक है ना, बहुत छोटा एंगल होता है। अब देखो अब क्या करेंगे, अब आप जानते हैं, पढ़े हैं रिफ्रैक्शन, कि जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए तो एस्नेंस लॉ लगाते हैं। जहाँ से पाथ चेंज हो रहा है वहाँ पे एस्नेंस लॉ लगाएंगे। तो हम एस्नेंस लॉ कहाँ पर लगाएंगे,
इस पॉइंट एम पे, क्योंकि यही ना पाथ चेंज कर रहा है, तो एसनेंस लॉ लगाइए। इसको मिटा दे रहे, एसनेंस लॉ लगाएंगे। यूजिंग एसनेंस लॉ एट पॉइंट एम, इस पॉइंट पी पे एसनेंस लॉ लगाएंगे। एसनेंस लॉ का फॉर्मूला आप जानते हैं कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसी का एंगल, μ1 sin i इक्वल टू μ2 sin r। फॉर्मूला ये होता है एसनेंस लॉ में, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिस साइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो उसी साइड का क्या होना चाहिए, एंगल होना चाहिए। मतलब यहाँ पे क्या होगा, μ1 sin i इक्वल टू μ2 sin r। देखो ध्यान से, μ1 sin i μ2 sin r। अब क्या है कि अल्फा बीटा गामा जो है एंगल छोटा होने से साइन का वैल्यू भी तो छोटा होगा, क्योंकि साइन का वैल्यू कैसे बढ़ता है, जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा साइन का वैल्यू बढ़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इस बात को ध्यान में रखिएगा कि साइन आई जो है लगभग क्या हो जाता है, आई बन जाता है, ठीक है ना। क्यों माना गया है, क्योंकि अल्फा बीटा गामा छोटा एंगल है, तो साइन आई क्या हो जाएगा, आई। उसी प्रकार से साइन आर को भी हम क्या मान लेंगे, साइन आर लगभग क्या मान लेंगे, आर। क्यों माना गया है, दैट इज पारा एक्सियल रे, ठीक है। ये आई जो है इसको आप मान लीजिए, आई को यहाँ पर मानना पड़ेगा, आई को क्या मानेंगे, tan आई। उसी प्रकार यहाँ पे क्या मानेंगे, tan आर। हम बता रहे हैं क्यों मानना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे भी यू चाहिए और आर था, तो भी यू आर किस में मिलता है, इसमें है। और इसमें जो बेस है ना, बेस है, और बेस किस में मिलता है, साइन में तो मिलेगा नहीं, साइन थीटा बराबर पी बाई एच होता है, तो बेस किस में मिलता है, तो tan में मिलता है, इसलिए माना गया। तो देखो क्या करना है कि साइन आई लगभग क्या बन गया, आई। तो यहाँ से क्या करेंगे, कीजिए μ1 साइन आई की जगह पे आप क्या लिखेंगे, tan आई इक्वल टू μ2 tan r, ठीक है। अब थोड़ा बहुत आप पढ़े होंगे कि यहाँ पे एक ट्रेंगल दिखाई दे रहा होगा, कि ये ध्यान देना, ये ट्रेंगल दिखाई दे रहा है OMC में जो ट्रेंगल दिखाई दे रहा है, जो इंटरनल एंगल है अल्फा और बीटा, क्या एक्सटर्नल एंगल के बराबर होता है, आप पढ़े होंगे। मतलब I इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा हम बोल सकते हैं। मतलब यहाँ पे I का जो वैल्यू होगा उसको क्या मानेंगे, अल्फा प्लस बीटा। इसी तरह जो बीटा होगा इन दोनों के एक्सटर्नल के बराबर है, इन दोनों का सम के बराबर होगा। मतलब बीटा इक्वल टू क्या मानेंगे यहाँ पे, R प्लस गामा। आई का वैल्यू यहाँ से तो मिल जाएगा, आर का वैल्यू निकालना है तो यहाँ से इसको आर का वैल्यू निकाल लीजिए। तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर भेजिए, गामा को इधर भेजते हैं, तो बीटा माइनस गामा। मतलब अभी क्या करेंगे, आई की जगह पे इसको पुट कर दीजिए और आर की जगह पे इसको पुट कर दीजिए। तो यहाँ से आपका जो मिल जाएगा μ1 tan आई की जगह पे क्या रखेंगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, यहाँ से क्या हो जाएगा μ2 tan आर की जगह पे क्या रखेंगे, बीटा माइनस गामा। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो क्या करना, इस tan से मल्टीप्लाई कर दिए, इसमें भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या मिलेगा आपको, μ1 tan अल्फा प्लस μ1 tan बीटा इक्वल टू μ2 tan बीटा माइनस μ2 tan गामा। अब क्या करेंगे कि बीटा वाले टर्म को एक तरफ रहने दीजिए। देखिए ध्यान से, बीटा किस में है, क्योंकि हमको प्रूव करना है μ2 माइनस μ1। तो बीटा वाला टर्म इसमें है और बीटा वाला टर्म इसमें, इन दोनों को एक तरफ रहने दीजिए, बाकी तरफ को, बाकी वाले जो टर्म है उसको एक साइड कर देते हैं। तो लिखिए यहाँ से क्या कि μ1 tan अल्फा, इसको इधर भेज दें, प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा प्लस μ2 tan गामा इक्वल टू, इधर है, इधर आएगा ना μ2 tan बीटा माइनस, इधर आएगा, ध्यान देना बीटा वाले टर्म को एक तरफ किया जा रहा है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा μ1 tan बीटा। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं, देखिए तो यहाँ तक समझ में आया है, कोई दिक्कत। अब क्या करो, यहाँ से क्या हो सकता है, tan बीटा कॉमन लिया जा सकता है, यहाँ से तो कॉमन ले नहीं सकते हैं, तो यहाँ से तो पहले कॉमन ले लेते हैं, एक स्टेप लिख देते हैं, उसके बाद μ1 tan अल्फा
प्लस म्यू टू टेन गामा इक्वल टू, यहाँ से क्या होगा, टेन बीटा कॉमन ले लेते हैं, बन चुका है म्यू टू माइनस म्यू वन। क्लियर है यहाँ तक? तो देखो अब हो चुका है। अब क्या कीजिए, टेन अल्फ़ा टेन बीटा टेन गामा का वैल्यू रख देंगे। तो देखो यहाँ पे टेन अल्फ़ा टेन गामा टेन बीटा, टेन अल्फ़ा, देखिए अल्फ़ा के पास जाइए, ये जो टेन अल्फ़ा अल्फ़ा है ना, अल्फ़ा के सामने वाले एंगल को परपेंडिकुलर, मतलब एंगल के सामने वाले को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे एक कर्व है ना, एक कर्व है, तो क्या कीजिए यहाँ से एक नॉर्मल डाल दीजिए। ये जो नॉर्मल डालेंगे ना, एक कर्व जो मिरर होता है ज़्यादा कर्व नहीं होता, बहुत हल्का कर्व होता है। जैसे यहाँ पे एक नॉर्मल डालेंगे तो ये जो मान लेते हैं इसको एन, पी और एन लगभग लगभग सेम ही होता है, ठीक है ना, इससे मतलब दिक्कत नहीं होगा आपको। पी को एन को हम क्या मान लेंगे, पी मान लेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, टेन अल्फ़ा बराबर क्या होगा, आप बताइए, आप सोच के बताइए। टेन अल्फ़ा बराबर अगर हमको निकालना है, यहाँ से निकालते हैं, सोचिए एंगल के सामने वाले को परपेंडिकुलर बोलते हैं। टेन थीटा बराबर जानते हैं कि पी बाई बी होता है। अगर हम यहाँ से टेन अल्फ़ा निकालें तो टेन अल्फ़ा बराबर एंगल के सामने वाले को पी परपेंडिकुलर और बेस हो जाएगा, मतलब एम एन तो लिख सकते हैं ना, एम एन लिखे चाहे एम पी लिखो, बात एक ही है। चलो एम पी लिख देते हैं, एम पी परपेंडिकुलर अपॉन बेस एम पी बाई ओ पी। टेन अल्फ़ा हो गया। सेम इसी तरह आप टेन बीटा भी निकाल सकते हैं, निकाल कर देखिए, यहाँ पर तो रखना है ना, टेन बीटा टेन गामा गामा। तो टेन बीटा क्या होगा, टेन बीटा का मान क्या होगा, तो एंगल के सामने वाले के परपेंडिकुलर बोलते हैं, मतलब एम पी, हाँ, बेस पी सी, ठीक है ना। इसी तरह आप निकालेंगे किसका, टेन गामा का वैल्यू। तो एंगल के गामा, एंगल के सामने वाले को परपेंडिकुलर, तो टेन गामा, तो एंगल वाले को परपेंडिकुलर और बेस, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, एम पी डिवाइडेड बाई पी आई। समझ में आया ना? हाँ, तो उसी तरह क्या करेंगे, एंगल के सामने वाले को टेन अल्फ़ा का वैल्यू रखिए, तो टेन अल्फ़ा तो आप मिल चुका है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, एम पी बाई ओ पी। रखते हैं यहाँ पे वैल्यू, मिल चुका है। तो म्यू वन एम पी बाई ओ पी, इसी तरह म्यू टू, यहाँ से क्या मिलेगा आपको, यहाँ से मिलने वाला क्या है, यहाँ से मिलने वाला है एम गामा का वैल्यू रखते हैं, एम पी बाई पी आई। उसी तरह यहाँ पे बीटा क्या मिलेगा, एम पी बाई पी सी, और यहाँ मिल गया आपका म्यू टू माइनस म्यू वन। ठीक है, यहाँ तक नोट कीजिए, नोट कीजिए। नोट हो गया? चलो इसको मिटाते हैं। अब क्या करेंगे कि यहाँ पे देखो ए एम पी, देखिए यहाँ से भी एम पी कॉमन लेंगे, ये एम पी से एम पी उड़ गया, तो म्यू वन बाई ओ पी, अगर मतलब म्यू वन बाई ओ पी बचा, प्लस म्यू टू बाई पी आई बचा, इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई पी सी बचा, म्यू टू माइनस म्यू वन बाई पी सी बचा। ओ पी क्या है, पी आई क्या है, पी सी क्या है, देखते हैं। ओ पी ध्यान दे देना, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब ओ पी जो है वो आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है, यू। अगर साइन कन्वेंशन के साथ करेंगे तो ऑब्जेक्ट हमेशा माइनस में होता है। उसी तरह पी सी क्या है, पी सी रखना है ना, पी आई रखना है ना, पी सी क्या है, तो हम बोले ना था एक जो नॉर्मल डालते हैं तो सेंटर से जाता है, तो पी सी क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ, मतलब सेंटर से जाता है तो दूरी क्या कहलाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो पी सी आपका जो होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब पी सी लिख देंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए हम लोग क्या रिप्रेजेंट करते हैं, आर। पी आई बताइए, पी आई इमेज डिस्टेंस भी, हाँ, तो ये आपका आ गया इमेज डिस्टेंस, जिसको हम क्या बोलते हैं, भी। पुट कर देंगे, आ गया डेरिवेशन।
रखो। देखिए आप μ1 बाई OP के जगह पे हम रख देते हैं u नहीं रखेंगे, माइनस u रखेंगे। साइन कन्वेंशन, ऑब्जेक्ट हमेशा माइनस में होता है, ठीक है। प्लस μ2 बाई पी क्या हो गया v इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई r। साइन कन्वेंशन आप जानते होंगे थोड़ा बहुत कि जिधर ऑब्जेक्ट हो उधर सब माइनस, बाकी की तरफ सब प्लस। देखिए ऑब्जेक्ट इसी तरफ है और इस तरफ इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, तो ये माइनस होगा, बाकी सब प्लस हो गया। सीधा करके लिख देते, प्लस को पहले लिख दीजिए माइनस के बाद, तो μ2 बाई v माइनस μ1 बाई u इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई r। ये आपका प्रूफ हो गया। आसान है, कुछ किया नहीं गया है। अब बढ़िया से एक बार दो बार देखिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, पढ़ाई करते रहिए।